हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे, ठीक है ना। और ये चैप्टर ये 3 है, आज इसी की स्टार्टिंग है। तो पहले मैं थोड़ी सी इसको जो है थ्योरी बताऊंगा, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद एक दो फॉर्मूले हैं वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद डायरेक्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ा थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं तो एक्सरसाइज में आसानी होती है, इस वजह से पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी, ज़्यादा है भी नहीं इसमें। कुछ तो पहले ही आप पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9th में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर करा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट भी आपको पूरी मिल जाएगी, आप उसमें से जा करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी होगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण, है ना। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, चैप्टर का ये नाम है। अब देखो, दो चर वाले तो यहां से पता चल गया कि इसमें दो चर होंगे, है ना। दो चर कैसे होंगे, देखो मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। दो चर हमारे ऐसे हो सकते हैं, जैसे एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया, ठीक है। दो चर ये हो गए। दो चर वाले रेखिक का मतलब ये है कि इन चर की जो पावर होगी ना, पावर वो एक से ज्यादा नहीं होने की, बस एक ही होगी। एक होगी या एक से कम होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। तो रेखिक समीकरण में आपको एक से ज्यादा पावर नहीं दिखेगी, घात जो है नहीं दिखेगी। और समीकरण युग्म, समीकरण तो ये बनी जाएगी एक्स और वाई में। अब ये युग्म बनाना है, युग्म मतलब दो दो समीकरण होंगी अलग अलग अलग। जैसे मैं ये बना देता हूं, एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये एक समीकरण बन गई। एक समीकरण दूसरी बना देते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इस तरीके की समीकरण होगी, इनको हम युग्म कहेंगे। युग्म कहेंगे। रेखिक उसको कहते हैं जिसमें चर की पावर जो होती है, घात जो होती है, वो 1 होती है, 1 से कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं चलने की, ठीक है ना। और दो चर वाले ये है, इनमें अलग अलग दो चर हैं, ठीक है। इस तरीके की इक्वेशंस आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब इनको ग्राफी विधि से सोल्व करना है हमें, और उससे पहले भी कुछ हमारे पास रेखिक युग्म बनाने भी हैं हमें, ठीक है ना। तो वो कैसे बनेंगे, किस तरह होंगे, वो सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा असंगत युग्म, ठीक है ना। मैंने आपको दो चर वाली रेखिक समीकरण बता दी किस टाइप की होंगी। अब उन दो समीकरणों को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी उनको हल करेंगे आपस में ग्राफी विधि से, ये हमारे पास कई मेथड उनको सॉल्व करने के, हमने 9th क्लास में भी पढ़े थे। तो जब हम उनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद, हल करने के बाद, अगर उनका हल नहीं निकला, देखो एक रेखिक समीकरण युग्म यानी आपके पास एक जोड़ा है, युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर, है ना। तो आपके पास दो समीकरण हैं जिसका कोई हल नहीं होता। तो यदि आपको उस जोड़े में से कोई हल नहीं मिलता, एक्स और वाई का कोई भी मान नहीं मिलता, तो उस जोड़े को हम क्या कहेंगे, असंगत युग्म कहेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है ना। असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। और अगर उन रेखिक समीकरण युग्म में कोई हल निकल गया, यानी कोई एक्स की या वाई की वैल्यू निकल गई, तो उस पेयर को हम क्या कहेंगे, संगत युग्म कहेंगे फिर, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे, संगत युग्म कहेंगे, ठीक है। एक नोट, बात आपकी यह है, नोट में लिख लीजिएगा इसको। तुल्य रेखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तुल्य रेखिक समीकरण कौन सी होती है, अब देखिए ऐसी होती है, जैसे मैंने ये लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और एक दूसरी समीकरण है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो इसके जैसी बनेगी ना। देखो, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये 0 में चला जाएगा 2, तो ये दोनों एक जैसी इक्वेशन बन जाएंगी। तो ऐसी समीकरणों को हम तुल्य समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी समीकरण, इसमें से जरूरी नहीं 2 ही कॉमन हो, इसमें 3 भी कॉमन हो सकता है, 4 भी कॉमन हो सकता है, 5 भी कॉमन हो सकता है, लेकिन हाँ कॉमन हो जाएगा जरूर, ठीक है ना। और ये इसके जैसी बन जाएगी समीकरण कॉमन लेकर के, ठीक है। तो ये इस तरीके की समीकरण क्या कहलाएंगी, ये तुल्य समीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी, ये तुल्य समीकरण, ठीक है ना। अब जो ऐसी तुल्य समीकरण होंगी, उनके हमेशा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित मतलब इन्फानाइट, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, उनके इन्फानाइट हल होंगे। इस युग्म को आश्रित युग्म कहते हैं। जो ऐसा जोड़ा बनेगा, इस तरीके का जोड़ा बनेगा, युग्म बनेगा, उसको हम आश्रित युग्म कहते हैं। आश्रित मतलब डिपेंडेंट, है ना। इसको आप भी लिख लेना, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट एक होता है इंडिपेंडेंट, अनाश्रित, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये आश्रित युग्म हो जाएंगे, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। इतना समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब मानो आपके पास ऐसी दो समीकरणें हैं, है ना। एक तो ये हो गई आपके पास समीकरण, और एक समीकरण ये हो गई, ठीक है। इसको हमने कहा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये a1 b1 c1 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकते हैं वास्तविक संख्याओं में से। और ऐसे ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। A2 B2 C2 कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सब क्या है, अचर हैं, वास्तविक अचर हैं ये, है ना। क्या है ये, अचर हैं। तो ये वास्तविक कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, पॉइंट में, बटे में, रूट में, बगैर रूट के, है ना। बहुत सारी कुछ भी संख्या हो सकती है। तो फिलहाल हम जनरल फॉर्म में लेकर के चलेंगे, जनरल रूप यानी सामान्य रूप देखेंगे।
तो आपके पास अगर दो ऐसी समीकरण हैं और उनको उनमें से हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 वैल्यू निकाल ली, लेकर के कंपेयर करके तुलना करके, तो अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आया, है ना, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं आपस में। प्रतिच्छेद करने का मतलब है ऐसे एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है ना, यहाँ एक दूसरे को काटेंगी में, तो एक ही हल मिलेगा, इस कंडीशन में एक ही हल मिलेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 ये तीनों बराबर आ गए रेशियो, है ना, ये जो अनुपात है ना A1 अपॉन A2 का, B1 अपॉन B2 का, C1 अपॉन C2 का, अगर ये बराबर आ गए तीनों ही, तो ये जो रेखाएं हैं दोनों, ये क्या कहलाएंगी, संपाती कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, संपाती। इनको हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, संपाती कैसी होती है, एक के ऊपर एक, है ना, ये संपाती होती है। अच्छा, इसमें आपको अनेक हल मिलेंगे, बहुत सारे हल मिलेंगे, ठीक है ना, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और समांतर में क्या होगा, अगर कोई कंडीशन इस तरह फॉलो हो रही कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, और समांतर रेखाएं इस तरीके से होती हैं, ठीक है ना। समांतर रेखाएं कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं, जो आपस में कहीं भी टच नहीं होंगी, आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी जाकर के, तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। इसमें कितने, इसमें एक हल होगा, इसमें बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल, और इसमें कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरीके से है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए, है ना। पहले तो हमें युग्म बनाने हैं, समीकरण बनानी है, उसके बाद हमें उसे ग्राफी विधि से हल करना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं इसको, इसने क्या कहा है, देखो इसने कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है, 10 विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी आपको लड़कों की संख्या को कुछ मानना पड़ेगा, तभी तो लड़कियों की संख्या आप बता पाएंगे उससे 4 अधिक। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखो माना, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर x। लड़कों की संख्या हमने x मान ली, और लड़कियों की संख्या हम दूसरा y मान लेंगे, दूसरा वेरिएबल। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, y हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा है, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया पहली प्रतियोगिता में, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, है ना, टोटल, अब जितने भी कक्षा 10 में विद्यार्थी हैं, अगर उन सब की बात की जाए, टोटल तो 10 जनों ने लिया था ना, टोटल तो 10 जो विद्यार्थी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार x प्लस वाई, यानी इन दोनों को मिलाकर के टोटल 10 विद्यार्थी होंगे, ठीक है ना। एक तो बात ये कंफर्म हो गई कि 10 विद्यार्थी होंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गई पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण क्या बनेगी, इसने कहा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या, उसने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। अब देखो एक तरफ आप लड़कों की संख्या लिख दो, एक तरफ लड़कियों की संख्या लिख दो। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, ये वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये पहले से 4 अधिक है, इनको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें से 4 घटाना होगा, है ना। तो बराबर करने के लिए इसमें से 4 घटा दिया, सॉरी 4 घटा दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले से 4 ज्यादा थी लड़कियों की संख्या, अब हमें बराबर करनी है। तो यहां से जो समीकरण क्या बनेगी, यहां से समीकरण बनेगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस के 4, ये माइनस के 4 झुका तो y इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगी 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है ग्राफी विधि से। ये तो युग्म बन गया, है ना, दो समीकरणों का युग्म बन गया, एक युग्म ये रहा, तो एक ही तो युग्म बना दोनों समीकरणों का, 2 समीकरण हमें मिली तो एक जोड़ा मिल गया। अब हमें इन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि क्या होती है, देखिए हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है, एक कार्टेशियन प्लेन हमारे पास होता है ऐसा, एक इसमें वाई एक्सिस होती है और इसमें एक एक्स एक्सिस होती है ऐसी, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, ये होती है हमारी वाई अक्ष, ठीक है। ये हमारे पे यहाँ 0 होता है। अब देखो सबसे पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या करो, एक डब्बा बनाओ ऐसा, ठीक है। डब्बा बनाने के बाद उसमें इस तरीके से डंडे खींच दो, ये x हो गया, ये y हो गया। एक टेबल ऐसी बनानी है आपको, ठीक है।
अब हर क्वेश्चन में बनानी है जिसमें भी आप ये सॉल्व करोगे ग्राफी विधि से। अब देखो समीकरण एक में आप एक बार x को जीरो रख दो, आपने x को जीरो रख दिया यहाँ, है ना। तो देखो जब x को हम यहाँ जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हमने x को जीरो रख दिया, x इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू क्या मिली, 10 मिली, है ना। देखो x की वैल्यू जीरो रख के y की वैल्यू 10 मिली, तो x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू 10 मिली। अब y की वैल्यू जीरो रखेंगे इसी इक्वेशन में। अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने किया y बराबर जीरो रख दिया, इसमें y बराबर जीरो रख दिया इसी में ही, समीकरण एक में ही। तो x की वैल्यू 10 मिलेगी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बराबर 10 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू 10। दो पॉइंट मिले हमें, 0 10 और 10 और 0, है ना, दो पॉइंट मिले, ये पॉइंट यहाँ पे लिख लो। एक पॉइंट तो मिला आपको 0,10, ऐसे 0,10, और एक पॉइंट मिला आपको b, मान लो उसको 10,0, 10,0, ठीक है। अब ये दो पॉइंट आपको इसमें देखने हैं ग्राफ में कहाँ है, और फिर आपको इनको मिलाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े से पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि 10 यहाँ दिखेगा नहीं फिर, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 10 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और इसको 10 बना देते हैं पूरा ऊपर तक। एक मिनट रुकिए, ये हो गया आपका 10, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस है। अब ये देखो 0,10 यानी x जीरो है, y 10 है। तो x जो होता है जीरो वो इस लाइन पे होता है, तो इस पे 10 ढूंढ लो, बस y की वैल्यू 10 ढूंढ लो, ठीक है ना। x जीरो y 10, तो y की वैल्यू 10 ढूंढ लो, जहां ये होगा बस यही है, x जीरो y 10 यही है आपका, ठीक है। यहाँ से मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, यही है आपका x जीरो y 10। तो ये तो हो गया आपका a पॉइंट 0,10। अब 10,0, x की वैल्यू 10 है, y की जीरो, तो y की जीरो इस लाइन पे होती है, x एक्सिस पे हमेशा y जीरो होता है, तो इस पे x 10 ढूंढ लो आप, 10 दे रखा है ना एक्सिस ने, तो 10 ढूंढ लो, ये हो जाएगा आपका x। तो ये हो गया आपका b पॉइंट 10,0, ठीक है। अब इन दोनों को देंगे हम मिला, ठीक है ना, यहां से यहां ये लाइन मिल गई, ठीक है। तो आपने पहली लाइन ड्रॉ कर दी, पहली जो रेखा थी वो आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, ये वाली x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गई आपकी ये वाली पीले वाली, ठीक है। अब दूसरी समीकरण पे चलते हैं। देखो दूसरी समीकरण है हमारी x माइनस वाई बराबर -4, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भी ऐसे ही करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा, ठीक है। एक x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो x बराबर 0 इसमें रखो तो y की वैल्यू मिलेगी 4, है ना। देखो यहाँ पे मैं रख के दिखाता हूँ आपको, आपके पास ये है समीकरण x माइनस वाई बराबर -4, आपने x की वैल्यू 0 रख दी, ये माइनस वाई बराबर -4 मिला, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, माइनस वाई बराबर -4 मिलेगा, -4 बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर के y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 मिलेगी, ठीक है ना। तो ये y की वैल्यू 4 यहाँ पे रख देंगे। ये जो मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अगर आप चाहो तो क्वेश्चन में कर सकते हो, नहीं चाहते तो मत करना, ठीक है ना, कोई ज्यादा जरूरत भी इसकी नहीं है, ठीक है। और अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यही इस टेबल से पहले इसको कर सकते हो काम को, कि x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू, y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू, ठीक है। ऐसी समीकरण 2 में x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू जो आएगी वो लिख दो, फिर y की वैल्यू 0 पुट करो, जब y की वैल्यू इसी समीकरण में पुट करेंगे 0, देखो ये समीकरण है आपके पास x माइनस वाई बराबर -4, इसमें y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा x बराबर -4, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -4। अब आपके पास यहाँ से दो पॉइंट मिले, c मिला एक तो 0,4, 0,4, और एक d मिला, मान लो ये -4,0, -4,0, ऐसे लेना है, ऐसे नहीं लेना है, ठीक है ना, ऐसे लेना है 0,4 -4,0, दो पॉइंट हो गए। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ढूंढो, इस पे कहाँ बैठेंगे। तो फिलहाल तो मैं पहले ये ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, इधर भी माइनस के पॉइंट, -2, -4, -6, और इधर भी -2, -4, -6, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 0,4, 0,4, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू 0 इस वाली लाइन पे मिलती है, तो इस पे 4 ढूंढ लो कहाँ है, 4 ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ पे मिला आपका ये 4, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ये आपको मिला यहाँ पे 4, है ना। तो ये पॉइंट है सी, 0,4,
अब डी पॉइंट ढूंढो, डी पॉइंट है -4,0, तो एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू -4 यहां मिलेगी और वाई की वैल्यू 0 इसी लाइन पे होती है ना, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो बस यही पॉइंट है वो, कौन सा, डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है आपका, ये है -4,0। अब इन दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को उठा करके मिला दो। सॉरी ये थोड़ा सा भाई मेरे पास स्केल नहीं है, तो थोड़ा सा ये ऐसे ही चलेगा, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। यहां से ये लाइन ऐसे जाएगी और ये ऐसे इसको कट करती जाएगी, ठीक है ना, ऐसे, ये ऐसे कट करती जाएगी इसको आगे, तो ये जहां पे कट कर दी है ना, ये ही आपके समीकरण का हल है। दोनों समीकरणों का हल यहां मिलता है, जहां ये एक दूसरे को कट करेंगी, जहां प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। अब ये पॉइंट निकलेगा कैसे, देखो ग्राफ जब आप बिल्कुल क्लियर स्केल से मेजर करके बनाओगे तब तो आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा ये पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जो भी होगी नीचे, यहाँ पे ऐसे आ जाना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से ऐसे चले जाना, यहाँ पे वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको, आपने अंदाजे से बनाया जैसे हमने बनाई, तो फिर हमें इन दोनों ये समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, हल करने के बाद ही ये आपको पॉइंट मिलेगा। तो चलिए हल करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, है ना। एक और आपके पास जो है हम पेज ले लेते हैं, फिर करेंगे। देखिए हमारे पास जो समीकरण थी, एक थी x+y = 10 और एक थी x-y = -4। अब दो के साइन, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो दोनों को जोड़ दो बस, तभी तो ये 0 हो जाएंगे ना। तो जोड़ने पर, है ना, जैसे हमने जोड़ा ये तो कट जाएंगे, x और x जुड़ करके हो गए 2x, और 10 - 4 ये हो गए कितने, 10 में से 4 गए 6, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 6/2 मिली, यानी 2 तिया 6 मिली, तो x की वैल्यू 3 मिल गई आपको, ठीक है। अब ये x की वैल्यू 3 इनमें से किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे मैं ऊपर वाली में रख देता हूँ, ये मिला x+y = 10, इसमें मैंने x की वैल्यू रख दी 3, 3+y = 10, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 - 3, यानी y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 में से 3 गए 7, तो y की वैल्यू आपके पास 7 मिली। तो ये जो पॉइंट मिला ना आपको, इसको मान लो आप ये कोई ई पॉइंट है, और इसमें x की वैल्यू आपको 3 मिली है, ये रही, y की वैल्यू 7 मिली है, ठीक है ना, 3,7। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु था ना आपका, ये प्रतिच्छेद बिंदु 3,7 है, क्या है ये, 3,7, ई पॉइंट है 3,7। तो ये लाइन अब आपकी लगभग लगभग यहाँ आएगी, ये वाली लाइन सीधी, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ बैठेगा 3 बीच में। तो ये हमने तो अंदाजे से बना दिए थे, इस वजह से थोड़ा बहुत एरर इसमें दिखेगा, लेकिन अगर आप स्केल से मेजर करके बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट, ये 2-2 सेंटीमीटर पे लेकर के बनाओगे, तो आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3 पर आती हुई प्रतीत होगी लाइन, ठीक है ना, और ये 7 पर जाएगी बिल्कुल बीच में, ये तो लगभग फिर भी ठीक ही दिख रही है, ठीक है ना। तो ये 3,7 है, तो ये जो 3,7 है ना, यही हमारा आंसर हो गया। ग्राफी विधि से हमने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको इसे ग्राफी विधि से ही करना है। आप इसको, ये चीज जो है ना हमने हल करी है बाद में, ये चीज रफली करना आप इसको, ये चीज जो है ना आप रफली करना। क्यों करना रफली, क्योंकि ये ग्राफी विधि से हल करना है ना, रफली करना है इसको आप, क्योंकि उसने कहा है ग्राफी विधि से, तो ग्राफी विधि से आपको बस ये पता चल जाएगा, जब आप एग्जैक्ट माप करके करोगे तो आपको ये यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ से y की वैल्यू पता चल जाएगी 7, तो आप डायरेक्ट लिख देना 3,7, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर आपकी, जो लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या आपके पास हो जाएगी कितनी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी आपके पास 7, और लड़कों की संख्या आपके पास हो जाएगी, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या आपके पास हो जाएगी 3, ठीक है ना, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है क्योंकि अभी पहला ही क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम आगे स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, और 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें मान लेना है, ठीक है ना, हमें यही मान लेना है कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, है ना, x रुपये हमने मान लिया, और एक कलम का मूल्य भी हम मान लेंगे, एक कलम का मूल्य हमारे पास क्या है, हमने मान लिया वो y रुपये है, ठीक है ना। अब एक पेंसिल का x रुपये हो गया, तो हमारे पास 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x रुपये, है ना। देखो जैसे मैं ये कहूँ कि आपके पास
एक पेंसिल जो है वो कितने में आएगी? एक पेंसिल आपकी 5 रुपए में आ रही है या 3 रुपए में आ रही है, ठीक है, मैंने ये बता दिया कि एक पेंसिल 3 रुपए की है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 पेंसिल कितने की होगी, तो आप क्या करोगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे डायरेक्ट, है ना? 5 गुना 3, 5 गुना 3, तो 5 तिया 15 आ जाएगा, 15 रुपए की कर देंगे, है ना? तो अब हमारे पास 3 की जगह x दे रखा है हमें, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 × x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 पेंसिल का मूल्य तो हो गया 5x, ठीक है। और 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? जब एक कलम y रुपए की आ रही है तो 7 कलम 7y रुपए की आएगी, ठीक है ना? तो 7 कलमों का मूल्य हो गया 7y। अब इन दोनों को मिला करके वो 50 रुपए की आ रही है, तो इन दोनों को जोड़ करके यानी 50 रुपए बने हमारे, ठीक है ना? तो ये बन गई आपकी पहली समीकरण, ठीक है ना? अब चलते हैं आगे, यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार। दूसरी, और उसने एक और दी है बात, जब 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, 7 पेंसिल का मूल्य 7x, 5 कलमों का मूल्य 5y, दोनों को मिलाकर 46 रुपए की आ रही है, ठीक है। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहां से आपको क्या करना है? यहां से इन दोनों को ग्राफी विधि से आपको हल करना है, ठीक है ना? क्या करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया ऐसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही समीकरण 1 उठाओ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है? वो जो डब्बा है ना आपके पास, वो डब्बा बनाओ, सेम ऐसे ही करना है आपको, बस एक्स वाई, ठीक है, दो ऐसी लाइन खींच लो। एक बार एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू 0 या वाई की वैल्यू 0 तब रखनी है आपको जब यहाँ पे ये, अगर देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास ये 5x + 7y, अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये पहले वाली टर्म तो 0 हो जाएगी पूरी, क्योंकि 0 के गुना में कुछ भी हो 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो गया। तो मिला मुझे 7y = 50। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी? 50/7 आएगी, जबकि ये इसको डिवाइड पूरा पूरा नहीं करती, है ना? देखो पूरा पूरा नहीं काटने की है, तो ये 50/7 मेरे लिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो इसको ऐसी संख्या यहाँ पर रखो जिससे ये पूरा पूरा कटे, यहाँ पे एक ऐसी संख्या आए जिससे ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक है ना? ऐसी संख्या रखो जिससे आपको थोड़ी आसानी हो, ठीक है ना? जरूरी नहीं एक्स, एक्स ज्यादातर क्वेश्चन में चल जाता है, ज्यादातर में, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें एक्स बराबर 0 नहीं चलेगा, ठीक है? तो हमको ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी। तो देखें ऐसे क्या करें, हम इसमें ऐसे क्या रखें? अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू 7×5 = 35 होता है, यानी 15 घटे तो 35 तो बनेगा, है ना? 7 से जब कटेगा, 7 से 35 तो कटता है ना, तो 35 बचना चाहिए। 35 कब बचेगा? जब 15 घटेगा। 15 कब बनेगा? जब यहां से 3 की गुना करेंगे। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रख दूं, अगर एक्स की वैल्यू में क्या कर दूं? 3 रख दूं, एक्स बराबर 3 रख दूं, एक्स बराबर 3 रखने पर, तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा? 5×3 = 15 हो गया, प्लस 7y = 50, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, 5×3 = 15 हो गया, और ये जूका दूं, अब यहां से 7y जूका दूं, बराबर 15 उधर गया तो 50 - 15 आ गया, ये कितना हो गया? 35। अब y यही छोड़ दिया, 7 गुना में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 35/7, 7 से कटेगा, 7×5 = 35, तो ये आएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी मिली? 5। तो यहाँ पे लिख दो 5। आसान बन गया ना? 3 भी आसान ढूंढ लेंगे, 5 भी आसानी से ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में दोबारा एक पॉइंट और ढूंढो, ऐसी कोई वैल्यू ढूंढो जिससे एक और बार ये सही हो जाए, मतलब ऐसा कोई पॉइंट अच्छा सा हमें मिल जाए। अब की बार y की वैल्यू कोई रख के देख लो, ठीक है ना? y की वैल्यू ऐसी मैं क्या करूं जिससे ये 5 से पूरा पूरा कट जाए, तो ये 5 का मल्टीपल ही आना चाहिए, है ना? तो क्या रखें इसमें? 0 रख देते हैं। y की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूं ना, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, है ना? देखो, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस, ये तो 0 हो गया पूरा, y की वैल्यू 0 रख के, ये 50 ही है, तो ये 5 इधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 50/5 आ जाएगी। 5 से पूरा काट देंगे, 5 धाम 50, x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। तो कितने आसान आसान से पॉइंट हमें मिल गए, ठीक है ना? तो यहां से एक पॉइंट हमें मिला a, इसको हम कहेंगे 3,5, ये वाला, और एक पॉइंट मिला b, इसको कहेंगे हम 10,0, ठीक है ना? 2 पॉइंट ये मिल गए आपको। अब इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन उठाओ, समीकरण 2। ये चीज अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, ठीक है ना? आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है ना? वैसे मैं कहूंगा आप ये कर ही लेना, ठीक है ना? इससे थोड़ा सा इजी होगा। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2
से सेम वही टेबल बनानी है मुझे। यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये समीकरण 2 है मेरी, ठीक है ना। 7x प्लस 5y बराबर 46। तो x की क्या वैल्यू रखूं जो ये 5 इधर जाए डिवाइड में और इसको काट दे। पहले तो ये इधर जाके माइनस होगा। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूं तो 7 के 21 हो जाएगा, और 21 इसमें से घट करके पूरी पूरी वैल्यू बचेगी। तो x की वैल्यू में क्या रखता हूँ, 3 रख देता हूँ, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या रखूँ, 3 रख दी मैंने। तो ये x की वैल्यू हो गई मेरे पास 3, ठीक है। तो y देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे रखते हैं इसमें। ये मेरे पास 7 है, x की वैल्यू मैंने 3 रख दी, प्लस ये 5y आ गया और बराबर है 46। तो यहाँ से 7 या 21, 21 जाएंगे इधर, तो 5y बराबर 46 माइनस 21, कितने बचेंगे, एक यहाँ से 45 में से 20 गए, 25 बचेंगे, ये 25 आ जाएगा। और y की वैल्यू आ जाएगी 5 पंजे 25 यानी 5। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, ठीक है ना। आसान है बहुत। अब एक क्या वैल्यू रखूं, अगर y की वैल्यू मैं रख देता हूं -2, तो 5 दूनी 10, और ये इधर जाकर के प्लस 56 हो जाएगा, हाँ ये चल जाएगा। y की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू -2 रख देता हूं तो देखो क्या होगा, 7x जू का तुम प्लस 5 y की जगह -2 रख दिया और बराबर आ गया 46। तो ये मिला मुझे 7x माइनस 5 दूनी 10 इक्वल्स टू 46। तो यहाँ से 7x इक्वल्स टू, ये 10 इधर जाएगा तो 46 और 10 56 हो जाएगा, और 7 से ये कटेगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, 7 अठू 56। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 8, ठीक है ना। तो ये पॉइंट 2 मिले आपको यहाँ से। एक पॉइंट तो आपको मिला सी, इसको मैं सी कह देता हूँ, 3,5 है ना, ये वाले पॉइंट। और डी मिला 8,2, 8,2 -2। अब इन दोनों को आपको मिलाना है और इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों से एक रेखा मिलेगी, इन दोनों से एक रेखा मिलेगी। चलिए देखते हैं इसको भी कैसे मिलेगा ये। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। ए पॉइंट क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। थोड़ी सी और इसको बड़ी कर लेते हैं। देखिए हमारे पास है 3 5 10, 3 5 8 10 है ना, तो सिंगल सिंगल ही ले लेते हैं ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक्स एक्सिस पे 10 है, वाई पे तो नहीं है 10, वाई पे तो हद से हद 5 है बस। 1 2 3 4 5, वाई पे -2 भी है, 1 2, और एक्स पर भी, एक्स पर 8 तक है बस, वो तो इधर ही हो जाएगा, 1 2 3, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ए तो मुझे मिलेगा 3 और 5, 3 5 कहाँ मिलेंगे मुझे, अब मुझे देखना पड़ेगा 3 और 5 कहाँ मिलेंगे। देखो एक्स ढूंढो 3, 1 2 3, 3 तो ये रहा। वाई 5 ढूंढो, 1 2 3 4 5, वाई 5 ही रहा। तो इसको तो बढ़ाओ इधर, और इसको बढ़ाओ ऊपर, है ना, ऊपर। तो जहां ये एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको 3,5। मैं ये हटा देता हूँ नीचे वाला, तो 3,5 का ढूंढने का तरीका ये है, ठीक है ना। ये मिला आपको 3,5 पॉइंट, ए पॉइंट 3,5। अब बी पॉइंट ढूंढेंगे 10,0। अब एक्स की वैल्यू 10 कहाँ होगी, 10 तो यहाँ पर है, ये रहा, है ना। बी पॉइंट 10,0, 10 जीरो इसी पे होती है ना वाई एक्सिस पे। तो अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मुझे लाइन खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो ये रेखा कुछ ऐसी मिलेगी आपको, ठीक है। यहां से ये आगे चली जाएगी ऐसे, ठीक है। ये रेखा होगी पहले वाली। अब दूसरे वाली सी और डी को मिलाएंगे। सी 3 5 का है, सी ये यही सी है, यहीं पर ही, इसी पर सी है, तो यहीं पर एक और मैं सी भी लगा देता हूँ। सी भी यहीं पर है, 3,5 ही। डी कहाँ है, 8,-2 डी। 8 एक्स एक्सिस पे ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये रहा। -2 कहाँ है, -2 ये रहा, वाई पे -2 है ना। तो जहां इसको तो बढ़ाएंगे इधर की तरफ, और इसको लाएंगे नीचे की तरफ, जहां एक दूसरे को काटेंगे ये होगा 8 -2, डी पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, सी को और डी को। मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो। ये यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है। इसको और इसको मिलाएंगे अब। तो देखो इसको मिलाते हैं,
ठीक है ना, ये मिल गया, बस ऐसे मान लो इसको, और ये यहाँ से चला गया। ये कट भी एक दूसरे को 3 और 5 पर ही कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 3 और 5 पे कट करेंगे तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी इसका यही होगा, 3 और 5 ही। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू होगी, जहां एक दूसरे को कट करेंगे ना, प्रतिच्छेद करेंगे, वहीं पे एक्स की और वाई की वैल्यू होगी, तो ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स हमने क्या मानना था, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य आपका क्या आ गया, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य आपका हो गया 3 रुपए। ठीक है, और एक कलम का जो मूल्य आ गया आपका, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हो गया आपका 5 रुपए। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया ग्राफी रूप से। ठीक है ना, ये आप लाइनें छोटी भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको हम छोटा कर सकते हैं, उफो, तो पूरी चली गई, कोई नहीं, बस इसको यहीं पर रखते हैं। ठीक है, तो आप छोटी भी बना सकते हैं यहाँ तक के, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी आपको चेक करना है इनमें से कि इनमें से क्या है, वो प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या अथवा समपाती है। याद कीजिए, हमने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे जिनके बेस पे हम ये बताएंगे कि ये समांतर, ये रेखाएं समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं, है ना, समपाती हैं। तो ये सब चीज कैसे बताएंगे हम, जब हम, हमारे पास ये रेशियो हम निकाल पाएंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 हम निकाल लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल ना हुए तो ये प्रतिच्छेद करेंगी, तीनों इक्वल हुए तो समपाती है, और दो इक्वल हुए, ये तीसरा इक्वल ना हुआ तो ये समांतर हो जाएंगे। ठीक है, बस इसी बेस पे बताने हैं, दो रेखाएं ऐसी दे रखी होंगी उसने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, ये है आपके पास समीकरण 5x - 4y + 8 = 0। दूसरी है आपके पास 7x + 6y - 9 = 0। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है ना, दी गई समीकरणों की तुलना, यहाँ पे ऐसे लिखो, दी गई समीकरणों, दी गई समीकरणों की तुलना A1x + B1y + C1 = 0, ये तो पहले वाले की करनी इससे तो, और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, ठीक है ना, इससे हम तुलना करेंगे। तो देखो, जब पहली समीकरण की तुलना इससे करेंगे, तुलना मतलब आपको इसमें से बस वैल्यू उठानी है। देखो यहाँ पे x के इंटू में A1 है, यहाँ पे x के इंटू में 5 है, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ y के इंटू में B1 है मल्टीप्लाई में, और यहाँ y के मल्टीप्लाई में है -4, तो y की वैल्यू, सॉरी B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, क्योंकि यहाँ B1 है ना, तो B1 = -4 हो जाएगा, यानी B1 = -4। ऐसे ही C1 निकाल लेना है। C1 क्या होगा, यहाँ पे अकेला C1 है, यहाँ पे अकेला जो होगा ये C1 होगा, तो C1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, ऐसी दूसरे वाली समीकरण की तुलना दूसरे वाली से करनी है। A2 क्या आ जाएगा आपके पास, A2 आ जाएगा आपके पास 7, B2 आ जाएगा आपके पास 6, और C2 आ जाएगा आपके पास -9। अब आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड करना है। ठीक है ना, तो A1/A2 देखो क्या आएगा, ये आएगा 5/7, है ना, A1/A2। ऐसे ही निकालो B1/B2, B1/B2 क्या होगा, -4/6, इसका मतलब है 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका मतलब है -2/3। और C1/C2 क्या आएगा आपके पास, C1/C2 आएगा 8/-9, है ना, 8/-9। तो अब देखिए ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, इसमें तो A1/A2, B1/B2 ही इक्वल नहीं हुए, है ना, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर आपको यही दोनों इक्वल ना दिखें तो आपको इसकी जरूरत नहीं है फाइंड करने की फिर। ठीक है ना, इसको फाइंड ही मत करो। अगर हमें यही दिख रहा है कि A1/A2, B1/B2 इक्वल है, नॉट इक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, तो बस ये तो पहली कंडीशन हो गई ना अपने पास, भाई ये बराबर नहीं है। और पहली कंडीशन क्या कहती है कि अगर A1/A2, B1/B2 के इक्वल नहीं है तो दी गई समीकरण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्या हो गया इसका मतलब, ये युग्म जो होंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अतः अतः रेखा 1 व 2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है।
अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा इसमें से, ठीक है ना। चलिए आप इसी क्वेश्चन को सेकंड वाले को होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है ना। मैं थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ और उसमें देखेंगे हम क्या होगा, ठीक है। ये जो आपका है ये हो गया HW, ये आपको होमवर्क शीट में मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट आपका क्या कहता है, कह रहा है कि एक समीकरण आपके पास 6x - 3y + 10 = 0 है, और दूसरी है आपके पास 2x - y + 9 = 0। अब ये जो लिखे है ना, ये चीज आपको यहाँ पर सेम लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर सेम लिखनी है बिल्कुल, ठीक है। ये चीज सेम लिखनी है, ठीक है। इसके बाद हम तुलना करेंगे, तुलना में वही, ये A1 होगा, ये B1 होगा, ये C1 होगा, ये A2 होगा, ये B2 होगा, ये C2 होगा, ठीक है। x के मल्टीप्लाई में जो है वो A1 है, y के मल्टीप्लाई में जो है वो B1 है, B1 -3 और C1 10, ठीक है। ऐसे ही आपके पास A2 निकलेगा 2, B2 निकलेगा आपके पास -1 और C2 निकलेगा आपके पास 9। तो आपको A1/A2 निकालना है पहले। A1/A2 क्या आएगा, 6/2, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, तो ये तो आ गया 3। फिर B1/B2 निकालना है आपको। B1/B2 क्या होगा, -3/-1, -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर के कितना बचेगा, ये 3 ही बचेगा। यहाँ पर भी 3 ही आया है ना, यहाँ पर भी 3 ही आया है, 3/1, ये भी 3/1। अब C1/C2 देखते हैं क्या आएगा, C1/C2 आएगा 10/9। ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, तीसरा बराबर नहीं है, है ना, तीसरा 10/9 है। तो यहाँ पे आपको ये मिला A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। शुरू के दो तो बराबर हैं लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेखाएं 1 और 2 हैं वो आपस में क्या है, समांतर है। ये थर्ड वाली कंडीशन हो गई है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेखा पहली व दो, रेखा 1 व 2 समांतर है, समांतर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको HW वाला कर लेना है, ठीक है ना। नहीं हुआ तो ये आपको शीट में से देख लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुलना करो निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, वो आपको बताना है, ठीक है ना। देखो जिस भी रेखा युग्म के आप हल निकाल सकते हो वो तो संगत हो जाएगा, और जिसके हल नहीं निकाल सकते वो असंगत हो जाएगा। जैसा कि हमने पहली जो है, सबसे पहले हमने आपको ये पढ़ाया था इस चैप्टर के शुरुआत में। देखो, असंगत युग्म पढ़ाया था और संगत युग्म पढ़ाया था। असंगत युग्म कौन से थे, एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, यानी जिसको आप हल नहीं कर पाएंगे वो तो असंगत होगी, और जिसको आप हल कर पाएंगे वो संगत कहलाएगी, ठीक है ना। देखो एक चीज और है, जैसे ये है, अब ये प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका मतलब मैंने यहां पे बताया था कि एक हल मिलेगा आपको, है ना। तो यहां पे हम लिख देते हैं एक हल मिलेगा, इसमें आपको एक हल प्राप्त होता है, और इसमें आपको अनेक हल प्राप्त होंगे। इसमें कितने होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, बहुत सारे मिलेंगे। और इसमें आपको कोई हल नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई हल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आप वो यही कंडीशन चेक करोगे, अगर ये वाली या ये वाली कंडीशन हुई तो इसका मतलब है दोनों में हल मिल रहा है, तो ये संगत, दोनों संगत है ये, ठीक है। और तीसरे वाली असंगत हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाली संगत है, ये भी संगत है, ये असंगत है, क्योंकि संगत में हल प्राप्त होता है, असंगत में हल प्राप्त नहीं होता। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहता है 3x + 2y = 5। इसको मैं सही करके लिख लेता हूं, 3x + 2y - 5 = 0। इधर एक जीरो छोड़ दिए बस, इधर जो भी होगा दाएं पक्ष में जो भी होगा उसको बाएं तरफ ले आओ बस, ठीक है। दूसरी दी है इसने 2x - 3y = 7। इसको भी सही करके लिख लो, 2x - 3y - 7 = 0, ठीक है। अब तुलना करो, सेम वही लाइन जो पीछे लाइन लिखी थी वो मैंने यही लाइन सेम लिखनी है आपको, यही वाली सेम लाइन लिखनी है दी गई समीकरणों की तुलना इतने से करने पर, ठीक है। जब इतने से आप समीकरणों की तुलना कर देंगे तो आपको फिर क्या मिलेगा, देखिए फिर आपको यहां से इससे तो A1 मिलेगा, B1 मिलेगा, C1 मिलेगा, इससे A2 B2 C2, ठीक है। तो A1 आपके पास हुआ 3, B1 आपके पास हुआ 2,
और C1 आपके पास हुआ -5। ठीक है, ऐसे ही A2 मिला आपको 2, ये रहा यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में। y के मल्टीप्लाई में जो होगा वो मिलेगा आपको B2 मिलेगा -3, और C2 मिलेगा आपको जो ये अलग रखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, अचर पद, ये हो गया -7। ठीक है, अब आप A1 अपॉन A2 फाइंड करो पहले। A1 3 है ये रहा, और A2 ये रहा 2, तो 3/2 आ गया। अब B1 अपॉन B2 फाइंड करो। B1 आपके पास कितना है 2, और B2 आपके पास कितना है -3। तो यही दोनों अलग अलग हुए, तो C1 और C2 की तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां से हमें ये पता चला कि A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद करेंगी इसका मतलब एक हल मिलेगा। तो एक हल मिलेगा, इसका मतलब दिया गया युग्म संगत है। ठीक है ना, चूंकि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, चूंकि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, क्योंकि एक हल मिलेगा इसमें, संगत है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, सेकंड क्वेश्चन। देखो होमवर्क तो आपको इसमें भी मैं दूंगा ही, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, इस वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले को, HW। जो क्वेश्चन होमवर्क में आपको मिलेंगे वो शीट, उनका सॉल्यूशन आपको जो मैं नोट्स दूंगा ना उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना, नोट्स की PDF जो मिलेगी आपको उसमें मिल जाएगा। नोट्स में से आप, अगर नहीं आपसे होता है ये, तो नोट्स में से देख लेना, बाकी मैं कराता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड पार्ट, देखते हैं इसका ही थर्ड पार्ट ये है आपका 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और 9x माइनस 10y बराबर 14। इसको सही करके लिख लो, ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और ये 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आई 3/2, B1 की वैल्यू कितनी आई 5/3, C1 की वैल्यू कितनी आई -7। ऐसे ही आपको A2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 9, यहाँ से A2, यहाँ से B2, यहाँ से C2। B2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, B2 की वैल्यू -10, C2 की वैल्यू कितनी मिलेगी -14। तो अब A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे। A1 अपॉन A2 आपको क्या मिलेगा, A1 अपॉन A2 मिलेगा आपको 3/2, इसके अपॉन में 9, सॉरी ये थोड़ा सा यहां से 3/2 तो A1 हो गया, और इसके बाद A2 की वैल्यू है 9, तो 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 2 नीचे आएगा घूम करके, तो 1/6 हो जाएगा ये। अब B1 अपॉन B2 फाइंड करते हैं। B1 अपॉन B2 कितना है, B1 है 5/3 बटे, B2 की वैल्यू है आपके पास -10, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा -1/, ये 3 नीचे आ जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा -1/3 दूनी 6। अच्छा, ये माइनस आप चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे बीच में लगा लो, यहाँ पर ये पूरी संख्या नेगेटिव ही कहलाएगी, -1/6। ठीक है, यहाँ पे 1/6 था, यहाँ पे -1/6 है, तो यही दोनों इक्वल नहीं है। तो जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये भी प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से मुझे ये मिला कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, ये आपका इक्वल नहीं है, अतः रेखा युग्म जो है वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से आपको इसको सही करके लिखेंगे, पहले 5x माइनस 3y, इस 11 को भी इधर ले आएंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। ऐसे ही माइनस के 10x प्लस 6y, और ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, और बराबर 0 कर लेंगे। सबसे पहले हमें यही करना है, जो भी दाएं पक्ष में रखा है उसको बाएं पक्ष में ले आओ। फिर तुलना करेंगे, वही लाइन सेम यहाँ पर भी लिखनी है। तो जब तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, जो x के मल्टीप्लाई में है 5, B1 की वैल्यू क्या आएगी, जो पहली समीकरण होगी उसमें से A1 B1 C1 निकलेंगे, और जो दूसरी समीकरण होगी उसमें से A2 B2 C2 निकलेंगे। A1 जो x के मल्टीप्लाई में है वो होगा, B1 जो y के मल्टीप्लाई में है वो होगा, और C1 जो खाली टर्म है अपनी बगैर एक्स वाई की वो होगा। इसी तरीके से A2 निकल जाएगा -10, B2 निकल जाएगा 6, और C2 निकल जाएगा आपके पास 2।
तो हम क्या करेंगे, A1/A2 फाइंड करेंगे सबसे पहले। ये 5/-10 आ गया, इसका मतलब माइनस के 1/2 आ गया। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस कहीं भी लगा लो ये। फिर B1/B2 देखेंगे। B1/B2 माइनस के 3/6, ये भी माइनस के 1/2 ही आएगा, काट के 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब C1/C2 फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वली आ रहे हैं तो फिर C1/C2 फाइंड करेंगे। C1/C2 कितना होगा, माइनस के 11 ये तो 22 था ना भाई, 22 था, 22, तो ये 22 हो गया और यहाँ पर 22 आ जाएगा, और ये भी आपका माइनस के 1/2 ही आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको सभी जो हैं इक्वल मिल गए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर हैं यहाँ, है ना। अतः अतः दी गई रेखा युग्म, ये जो लास्ट वाली कंडीशन है आपकी, लास्ट वाली कंडीशन क्या कहती है, अतः दी गई रेखा युग्म समपाती है, समपाती है। और समपाती है इसका मतलब इसके हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। अतः रेखा युग्म संगत है, ठीक है ना। रेखा युग्म क्या हो जाएगा आपका, संगत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4/3 + 2 = 8। 4/3 + 2 = 8, कोमा 2 3 12, 2 3 12। देखिए इसमें क्या होगा, सेम वही प्रोसेस है। 8 को इधर ले आएंगे, -8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/3 + 2y -8 = 0। ये हो जाएगा 2x + 3y -12 = 0। 12 इधर आ गया, तो यहाँ से A1 की वैल्यू, यहाँ पे x है भाई इसके मल्टीप्लाई में, A1 की वैल्यू मिली आपको 4/3, B1 की वैल्यू मिली 2, C1 की वैल्यू मिली -8। ऐसे ही A2 की वैल्यू मिली आपको 2, B2 की वैल्यू मिली आपको 3, और C2 की वैल्यू आपको मिली -12। तो A1/A2 क्या हो जाएगा आपके पास, A1/A2 हो जाएगा 4/3/2। तो ये नीचे वाला घूम के नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपके 2 से 4 काट लेंगे, 2 दूनी 4, तो ये 2/3 ही बचेगा, बस 2/3 बचा, कोमा B1/B2 क्या आएगा, B1/B2 तो क्लियर क्लियर 2/3 ही आ रहा है। दोनों बराबर हैं तो C1/C2 भी फाइंड करो। C1/C2 कितना आएगा, -8 -12, 4 माइनस से माइनस कटेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये भी आपको 2/3 ही मिलेगा, यानी तीनों आपके बराबर आ गए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका मतलब ये तीनों जब इक्वल आ गए हैं, अतः यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तीनों रेशियो बराबर आ गए। इसका मतलब रेखा युग्म जो है वो समपाती है, अतः रेखा युग्म समपाती होने पर ये संगत हो जाएगा, ठीक है ना, संगत है, क्योंकि इसके अनेक हल होंगे, और जब हल मिलते हैं तो उसको हम संगत कहते हैं, जब हल नहीं मिलते तब हम असंगत कहते हैं, ठीक है ना। और हल कब नहीं मिलेंगे, तब नहीं मिलेंगे जब रेखाएं समांतर होंगी, अदरवाइज प्रतिच्छेद करें या संपाती हों, दोनों कंडीशन में हमें हल मिलेंगे और दोनों कंडीशन में संगत होगा रेखा युग्म, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे। बस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ में दोनों की एक ही पार्ट में दूंगा, ठीक है ना, दोनों की एक ही पीडीएफ दूंगा, इस वीडियो की भी और जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा उस वीडियो की भी, ठीक है ना। और पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।